हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2021 एग्जामिनेशन के लिए जोरों शोरों से तैयार है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, अब प्रैक्टिस की बारी है। तो यहाँ पे मिस क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर किस तरीके का आ सकता है, उसी तरह का एक पेपर यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ। और ये पेपर देखो, ये होता है कि टीचर ने खुद बनाया, जानबूझ के बच्चों को डिमोरलाइज करने के लिए मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया, आसान क्वेश्चन डाल दिया, ऐसी चीजें हो जाती हैं कई बार। या फिर टीचर को तो सारी चीजें आसान लगती हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो चीज मुश्किल हो जाती है। तो मैं उससे ज्यादा बेहतर ये पसंद करता हूँ कि एसएससी का कोई और एग्जामिनेशन हो जो सेम लेवल पे पेपर लेता हो सीजीएल वाले, तो उसका पेपर सोल्व करें। उससे आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है वो क्लियरली पता चलती है। जैसे हमने टेलीग्राम चैनल पे सीजीएल 2020 सीएचएसएल 2020 उसको सारे शिफ्ट डाली हुई है मैथ्स की, जो आप मॉक टेस्ट फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही अभी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर हुए थे, उसकी एप्लीकेशन पे डाल दिए थे। तो सिलेक्शन पोस्ट और ग्रेजुएशन लेवल का एक पेपर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे, जो पहला पेपर था 8 मार्च का। ठीक है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे भी हैं। और अगर मैं बात करता हूँ, इस तरह का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में आएगा। और इस मैथ्स सेक्शन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं यहाँ पे सिखा दूंगा आपको, कि कौन से क्वेश्चन को देखते ही करना है, कौन से क्वेश्चन को बात के लिए आपको छोड़ना है, ये कैसे फर्स्ट इंप्रेशन में आप पता कर पाए। ठीक है, तो ये यूजफुल वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए, इसे देख लेना। बाकी कहोगे तो 5 शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो तो 5 शिफ्ट में करा दूंगा मॉक टेस्ट के फॉर्म में। 1 2 3 4 5 5 नंबर आ जाएंगे, ऐसे मतलब 5 वीडियोज आ जाएंगी। अगर आप कहोगे सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराओ तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, कि ग्रेजुएशन लेवल के 5 पेपर में पूरे सोल्व करा दूं, उसके बाद मेट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल के सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे करा दूं, जो भी नए टाइप के क्वेश्चन लगे। ठीक है, नए टाइप के क्वेश्चंस की डेफिनेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, हो सकता है जो एक पर्सन के लिए इजी हो, दूसरे पर्सन के लिए वो डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन फिलहाल हम इस सेट पे भी फिलहाल फोकस करते हैं और इस पूरे पेपर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने वही ऑर्डर लिया है जो कि आंसर की में मेरे पास आई थी, उसी ऑर्डर को चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो। सीजीएल सीएचएसएल की पुरानी सारी प्रीवियस ईयर पीडीएफ के लिए वहां पे बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, इतनी पीडीएफ अवेलेबल है जितनी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और सिलेक्शन पोस्ट की जो पीडीएफ्स हैं वो आपने एप्लीकेशन पे डाली थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी आपको वहां पे दिख जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। देखो, सबसे पहला सवाल है मेरे पास, इफ अ 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 33, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। मेरे पास एक 9 डिजिट का नंबर है। अब देखो, ये 33 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था आपको नंबर सिस्टम का, उसका क्वेश्चन आ गया। 33 से डिविजिबल है, हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन 1 मिनट में आराम से हो ही जाते हैं। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। 36 से डिविजिबल है, मतलब 3 से और 11 से डिविजिबल है। मुझे x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम मान चाहिए, कि सबसे ज्यादा मान क्या हो सकता है। अब देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट कर लो, सारे डिजिट्स का अगर मैं सम कर लूं वो 3 से कटना चाहिए। एक 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ओड प्लेस पे जितनी डिजिट्स हैं उनका सम करो, इवन प्लेसेस पे जितनी डिजिट्स हैं उनका सम करो, और इन्हें आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू होनी चाहिए वो 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। आप देखेंगे जैसे मैं इवन प्लेसेस पे जा रहा हूँ, एक्स वाई और जेड सारा का सारा एक साथ आ रहा है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार लगा के देख लेते हैं। मेरे पास आप देखेंगे ओड प्लेस पे डिजिट्स का सम करा, 9 7 16 21 27 और 3 30, माइनस ये मेरे पास 5 है, एक्स वाई जेड है, 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये मेरा क्या होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। अब 11 से कटना चाहिए तो हमारे पास क्या मैक्सिमम मान आ सकता है x प्लस वाई प्लस जेड का। अगर आप ऑप्शंस में देखें चारों, देखो 27 रख दूंगा, 30 में से 27 जमा 5 32 बनेगा, जो कि x प्लस वाई प्लस जेड नहीं हो सकता, क्योंकि बचेगा यहाँ पे माइनस का 2 जो 11 से कटेगा नहीं। ठीक है, फिर 24 रखूंगा तो भी नहीं कटेगा। 25 जैसे रखूंगा, 5 जमा 25 हो गया 30, 30 माइनस 30 बन गया 0। तो ये मेरा मैक्सिमम मान हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड का। अगर 26 रखूंगा, 26 5 31 माइनस 1 आएगा, जो कि मेरा 11 से नहीं कटेगा। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, एक ही वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्या सबको समझ आया? ये मैंने 11 के डिविजिबिलिटी रूल से करा, लेकिन ऐसा भी हो सकता था एग्जामिनर यहाँ पे एक और ऐसी वैल्यू दे देता x प्लस वाई प्लस जेड की, जिससे ये 11 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन हमें ये भी फिर देखना पड़ता कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट। तो 3 का भी फिर आगे हम यूज कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सभी डिजिट्स का सम मेरा 3 से कटना चाहिए। सबका सम करूंगा, देखो ओड प्लेसेस का सम 30 है, इवन प्लेसेस का सम ये आ रहा है अपना, तो इन सबको भी इसमें भी ऐड कर दूं मैं। तो 30 प्लस 5 35 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये अपना किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। आप देखेंगे अगर यहाँ पे 25 को मैं रख भी देता तो 25 जमा 35, ये तो आ गया 60, 60 3 से कटता है, तो आपका आंसर क्या होता, सेटिस्फाई करता है। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 11 से कटने वाला एक ही वैल्यू अगर बन रही थी मेरे पास तो वही आंसर होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो डायरेक्टली ऑप्शन से कर लिया।
चलेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन करने वाला था, क्वेश्चन देख के आगे बढ़ने वाला नहीं था, क्वेश्चन देखा करा और हम आगे बढ़े। अब अपना ये वाला सवाल है, क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ट्राइंगल अपन ने बनाया पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 डिग्री दे रखा है, ये रख दिया। पी क्यू 8 है, पी आर अपना 17 है, तो इसे पी ले लिया, इसे आर ले लिया, ये 17 दे रखा है और ये हमें 8 दे रखा है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट एस। अगर मैं एंगल पी का बाइसेक्टर बनाता हूं तो ये क्यू आर को एस पॉइंट पे मिलता है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस आर। हमें ये वाली वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो सिंपल सवाल है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। आप कहेंगे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 8 है ये 17 है, तो मेरे पास जो ये वाला मान आएगा, ये वाला मान कितना आ जाएगा 15, 15 के साथ ट्रिपलेट बनाएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊंगा, ये 8 है ये 17 है, तो ये वाली साइड 8 रेशियो और ये वाली साइड अपनी 17 रेशियो। ठीक है, 8 जमा 17 है 25 रेशियो। 25 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है 17 रेशियो के एस आर की लेंथ, तो 17 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा। एक तो आपके दिमाग में ये आ सकता है भैया मैं इसे सोल्व करूंगा 17 का मल्टीपल होगा मेरा जो भी आंसर होगा। ठीक है, अगर आप चारों ऑप्शंस को देखते हैं 17 से कौन से ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी, और कोई आंसर हो नहीं सकता मेरा। ठीक है, 102 इज डिविजिबल बाय 17, बाकी 124 नहीं कटता, 96 नहीं, 84 नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। पूरा करता तो आप ऐसे देख सकते थे 15 भाग 25 इंटू में 17, और यहां से मैं काट देता 3 5, 5 से काटूंगा 3.4, 3.4 इंटू में 3 10.8। डन। चलें क्या आगे अब हम अगला सवाल। अभी तक ये दोनों सवाल ऐसे थे कि देखते ही कर दिया, मुझे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं। When the price of a commodity increases by 23%, the family reduced its consumption in such a way that the expenditure on it was only 5% more. By what percent family reduced the consumption of the commodity? ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। कहता है कि जब एक कमोडिटी का प्राइस 23% से बढ़ गया तो फैमिली ने अपनी कंजम्पशन कुछ इस तरह से घटाई कि उसे सिर्फ 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो हमें बताना है कितनी कंजम्पशन फैमिली ने रिड्यूस करी है परसेंटेज में। आप कहेंगे सर मान लो पहले कमोडिटी का प्राइस था मेरे पास 100, ठीक है, अब उसका 23% बढ़ गया तो कितना हो गया प्राइस, 123 हो गया। फैमिली कितना खर्च करना चाहती है, सिर्फ 5% जितना पहले खर्च कर रही थी उससे ज्यादा खर्च करना चाहती है, मतलब 105 रुपए खर्च करना चाहती है। ठीक है, 123 रुपए का सामान है, 105 रुपए खर्च कर रही है, तो कितने रुपए का सामान फैमिली नहीं खरीद पाएगी। 123 में से 105 को घटाया तो अपने पास वैल्यू आई 18, 18 का सामान नहीं खरीद पाई। पूरी क्वांटिटी कितनी की है 123 की है, तो कितने परसेंट रिडक्शन हो जाएगा। आप कहेंगे 18 भाग 123 गुना में 100। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर। ठीक है, 18 रुपए का सामान नहीं खरीद पा रही, टोटल सामान इतने का है, तो कितने परसेंट रिडक्शन हो गया। पहले तो टोटल क्वांटिटी थी जो 100 रुपए की आती थी, 100 रुपए में खरीद लेती थी फैमिली। अब जो टोटल क्वांटिटी आपकी 123 की आ रही है, फैमिली खर्च कर रही है इतना, तो 18 रुपए कम खर्च कर रही है। तो टोटल 18 रुपए जितना कम खर्च कर रही है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी जितने का सामान पूरा का पूरा आता है, तो हमें ये मिल गया कितना रिडक्शन हो रहा है कंजप्शन में, इंटू 100% करा तो परसेंटेज में मिल गया। सोल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे ये 123 है, ये तो आप डायरेक्टली 3 से काट दो, ये 6 आ गया मेरे पास, ये 41 आ गया। 600 भाग 41, आप दिख रहा है ये कि इसका 41 का 15 टाइम, 40 को 15 टाइम्स करता तो मेरा 600 बनता। तो ये 15 तो नहीं है, 15 से थोड़ा सा कम होगा 41, तो 15 से ज्यादा वाले मेरे कट गए। अब ये 14.2 या 14.6 में से होगा, लेकिन अभी भी हमें सोल्व करना पड़ेगा, ज्यादा तुक्के लगाने से कुछ फायदा नहीं है। कर ही लो, सिंपल कैलकुलेशन 1 जाएगा, 190 जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 164 है अपना, और ये मेरे पास यहाँ पे बचेगा 26 समथिंग कुछ है ना, 26 जाएगा तो ये 5 टाइम्स जाना चाहिए, 5 या 6 टाइम्स, 6 टाइम्स जाएगा, 14.6%। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 14.2 तो नहीं हो सकता। चलें आगे। अब क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी अपने को 20 दे रखा है, बीसी अपने को 7 दे रखा है, एसी अपने को 15 दे रखा है। कहता है साइड बीसी प्रोड्यूस टू डी, साइड बीसी को मैंने डी तक प्रोड्यूस करा कुछ इस तरीके से, जो ट्राइंगल डी ए बी है, कौन सा ट्राइंगल है डी ए बी, ये वाला ट्राइंगल अपना सिमिलर है डी सी ए ट्राइंगल के, डी सी ए ट्राइंगल के। ठीक है, ऑर्डर बहुत जरूरी होता है, जिस ऑर्डर में लिखा है डी ए बी ट्राइंगल सिमिलर है डी सी ए ट्राइंगल के। हमें लेंथ बतानी है सी डी की।
अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो अभी मैंने 3-4 दिन पहले डाल दी, ज्योमेट्री के एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 ओल्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर सेम क्वेश्चन था ये आपके एग्जाम में, बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम विद वैल्यूज आपको बिल्कुल मिल जाएगा क्वेश्चन, ये बिल्कुल रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। अपने को सीडी की वैल्यू बतानी है ना, ये वाला मान बताना है, सोल्व कर लेते हैं। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, हमें पता है ये। आप कहेंगे सर देखो पहले लिख लो, ये डी है ये डी है, चलो इसे डी को डी रहने देते हैं, इसे नहीं छेड़ते। फिर मेरे पास है ए और यहाँ पे है सी, ठीक है। ये वाला एंगल जो है मैं अलग पेन से बना लेता हूँ। मैंने कहा जो ये वाला एंगल है इसे मैं अल्फा मान लेता हूँ और यहाँ पे ये अल्फा है। और अगर मैं बात करूँ ये बी, तो इसे अगर मैं बीटा मान लूँ तो ये सी ए, ये वाला अपना बीटा एंगल हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, वो हम कैसे निकाल लेते हैं, एंगल के सामने वाली साइड देख के। तो अगर मैं डीएबी ट्राइंगल को देखता हूं, मुझे इसका मान निकालना है ना, डीएबी ट्राइंगल में एंगल डी के सामने वाली साइड कौन सी है, ये 20 है। इसमें एंगल छोटे वाले ट्राइंगल में डी के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, ये जो कि 15 मान दे रखा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल में बीटा के सामने देखूं, इसे मैं y मान लूं तो ये y है, और छोटे वाले ट्राइंगल में बीटा के सामने अपना इसे x मान लूं तो x है, x का मान मुझे निकालना है। और अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने देखूं तो ये 7 + x है, और अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने देखूं तो ये अपना y है। तो ये आ गया। आप देखेंगे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें x का मान बताना है। आराम से सोल्व कर सकते हैं आप। पहले तो रेशियो है तो काट दो, ये 4:3 आ जाएगा अपने पास। अगर y और x का रेशियो 4:3 है तो y को 4z मान लूं और x को मैं मान लेता हूं 3z। या फिर आप ऐसे ये ज्यादा सही है, चलो x को मान लिया मैंने 3z, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसे और इसे यूज करके अपना सोल्व कर लेंगे। 4/3 किसके बराबर, 7 + x को 3z माना, y को मैंने 4z माना। 4z 16z होगा, यहाँ से 9z घटाया 16z में 7z बचेगा, और इधर बचेगा 7 × में 3। z का मान आ गया 3, अगर z का मान 3 है तो x का मान 3 × 3 9। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ सीजीएल 2020 टीयर 2 में। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ए एंड बी इज द सेम। आर्टिकल ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24%, आर्टिकल बी इज सोल्ड फॉर 270 रुपीज मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। द नेट प्रॉफिट इन सेलिंग बोथ द आर्टिकल्स इज 12%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। अब देखो ये सवाल हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करे, आप इसे चाहें तो लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, ये थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो चलो बाद में देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल भी बनाया कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं है ये सवाल, ठीक है। मैं होता तो कर लेता इसे, और करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लो। दो आर्टिकल है ए और बी, उनका कॉस्ट प्राइस हमें सेम दे रखा है, तो चलो मैंने मान लिया इसका कॉस्ट प्राइस भी 100 रेशियो है, इसका कॉस्ट प्राइस भी 100 रेशियो है। कहता है पहले आर्टिकल को हमने क्या करा, 24% के लॉस पे बेच दिया, तो 24% के लॉस पे अगर मैं इसे बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा, 76 रेशियो का बेचूंगा, ठीक है। दूसरे आर्टिकल को हमने पहले आर्टिकल से 270 रुपए ज्यादा का बेचा है, तो दूसरे आर्टिकल को हम जो बेचेंगे वो कितने का बेचेंगे, 76 रेशियो प्लस 270। कहता है दोनों आर्टिकल पे जो नेट प्रॉफिट है वो 12% का है, तो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अपना कॉस्ट प्राइस तो हो गया 200 पे अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा 12% का तो कितना हो जाएगा 24, इसमें 24 जोड़ूंगा तो 224 रुपए। जो मेरा जो नेट सेलिंग प्राइस है दोनों आर्टिकल का मिला के वो इतना आया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 76 रेशियो प्लस 270, तो इन दोनों को ऐड करूंगा, मैं कहूंगा 152 रेशियो प्लस 270 अपना किसके बराबर हो गया, ये 224 रेशियो के बराबर हो गया। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें सेलिंग प्राइस बताना आर्टिकल बी का, हमें ये वाला मान निकालना है। अब सोल्व कर लेते हैं इसे, कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो 224 में से 152 को घटाया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 72 रेशियो। 72 रेशियो अपना बराबर हो जाएगा 270 के। मुझे वैल्यू बतानी है 76 रेशियो प्लस 270 की। आप इसे थोड़ा सा काटना स्टार्ट करेंगे, अगर देखो यहां से मैं एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेता हूं सीधा सीधा, एक रेशियो का मान आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 72, और अगर एक रेशियो का इतना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 76 इंटू में 270 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 270। 9 से काट देंगे 30 आएगा, 8 आएगा, 4 से काट दूंगा 19 आएगा, 2 आएगा, 15 आएगा। 19 को गुना 15 से गुना करना है, या तो डायरेक्टली कर लो 285 दिखेगा आपको, या फिर आप 17 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर भी कर सकते हैं, 17 से 2 ज्यादा 17 से 2 कम, ये
289 होता है 17 का स्क्वायर, माइनस 4 करा 285, ऐसे भी देख सकते हो, प्लस 270। ये आ गया अपना 555 आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ आ गया सबको? बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा। ठीक है, करने को अपने पास और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है जिससे इस सवाल को मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट बाय वन अनदर मेथड, जो कि हम देख सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखो आप। मान लो अपने पास ये आर्टिकल था, ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, तो आर्टिकल ए है और एक बी है। पहले को हमने 24% के लॉस पे बेचा तो -24 मैं लिख सकता हूं जो प्रॉफिट हुआ मेरा। और अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरे को 270 रुपए ज्यादा का बेचा मैंने पहले के ए के सेलिंग प्राइस से, ठीक है, और दोनों आर्टिकल पे जो प्रॉफिट हुआ मुझे 12% का हुआ, तो मैं मान लेता हूं दूसरे आर्टिकल को मैंने x% के प्रॉफिट में बेचा, तो ओवरऑल ए प्लस बी पे कितने का प्रॉफिट हुआ, मुझे 12% का प्रॉफिट हुआ। ये एक आर्टिकल दो आर्टिकल पे हुआ ना 12% का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? अगर एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 100 मानता मैं, तो आप कहते हैं सर 2 इंटू में 12%, ये अपना 24% का टोटल प्रॉफिट आ जाता। आप यहां से सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x% आपको हो जाएगा 12 दूनी 24 जमा 24 48, मतलब x की वैल्यू अपनी आ गई 48। मतलब पहले आप जो दूसरा आर्टिकल है ना, मैं उसे 48% के प्रॉफिट पे बेचा है। पहले आर्टिकल के अगर कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 माना है, तो दूसरा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर इस पे 48% का प्रॉफिट ले लिया तो ये 148 रेशियो हो गया। मुझे किसका मान बताना है? 148 रेशियो का मान बताना है। आपको क्या दे रखा है? जो दूसरा आर्टिकल है वो 270 रुपए ज्यादा का बेचा गया है पहले आर्टिकल से। तो पहला आर्टिकल कितने का बेचा गया है? 24% के अगर हम लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है, पहले आर्टिकल को मैं बेच रहा हूँ 24% के लॉस पे, दूसरे आर्टिकल को बेचता हूँ 48% के प्रॉफिट पे, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो गैप कितने का हो गया इन दोनों के बीच में? क्या 72 का हो गया? तो मैं कहूंगा 72 रेशियो अपना रिप्रेजेंट करेगा किसे? 270 को, और मेरे को वैल्यू बतानी है किसकी? 148 रेशियो की। तो ये हो जाएगा 270 भाग 72 इंटू में 148। इसे सोल्व करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका ये दिमाग में आ सकता है आपके, 9 से काट दूंगा 30, 8 से पूरा कट जाएगा कि 148 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 2 57, यहां से काटूंगा तो 37, सॉरी 15 सत्ते 105, 10 कैरी फॉरवर्ड 45 और 10 55। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते थे, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ABC, BCA एंड CAB इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये हमेशा किससे घटेगा? ठीक है, ये सवाल CGL 2020 टीयर 1 में एग्जैक्टली पूछा गया था। मैंने करवाया भी था दो तरीके से, एक बेसिक और एक डायरेक्ट अप्रोच। अब देखो इसे डायरेक्टली अगर मुझे देखना हो, क्योंकि मुझे याद है मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। मुझे ये करा था प्रैक्टिस, आपने भी करी होगी तो शायद हिट कर जाए। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे भी 2 बार करवाया, एक बार डिविजिबिलिटी रूल सारे कराए थे, उसमें भी शायद करवा दिया था ये वाला क्वेश्चन, और एक बार जब मैंने CGL 2020 टीयर 1 के सारे क्वेश्चंस करवाए थे तब करवाया था। ठीक, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ABC, BCA और मेरे पास CAB, ये 3 डिजिट के नंबर है, तो एक कोई भी डिजिट हो सकती है। अगर 3 डिजिट का नंबर लेना है अपने को, तो 1 to 9 कोई भी डिजिट ले लो। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं 0 नहीं रख रहा, क्योंकि 0 रख दूंगा तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, A या B या मैं C में से। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ A को 1 से 9 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, B भी 1 to 9 कोई भी वैल्यू ले सकता है, और C भी अपना 1 to 9 कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये 3 डिजिट के नंबर मेरे इस फॉर्म में बन जाएंगे। कहता है इनका सम क्या है, किससे डिविजिबल होगा? चारों से। तो आप अपनी मर्जी से मेरे भाई कोई भी वैल्यू ले लो ना। क्या मैं A को 1 बना सकता हूँ? A को 1 ले लेता हूँ, मैं B को भी 1 ले लेता हूँ और C को भी 1 ले लेता हूँ, सबसे सिंपल। तो तीनों नंबर बराबर हो जाएंगे, मेरा काम ही खत्म। ये 1 1 1 बना, ये भी 1 1 1 बना, और ये भी 1 1 1 बना। इन तीनों का सम किससे डिविजिबल होगा ये बताना है। आप तीनों को ऐड करेंगे तो 3 इंटू में 1 1 1 बन गया। आप देखेंगे यहाँ पे 1 1 1 3, देखो 35 से नहीं कटेगा, ये 41 से भी नहीं कटेगा, 37 से कटता है 1 1 1, 37 इंटू 3 होता है 1 1 1, और अगर मैं 31 से बात करूँ 31 से भी नहीं कटेगा। तो आंसर आ गया नहीं आ गया, डायरेक्टली किया जा सकता है ऐसे। अगर आप बेसिक पे जाना चाहें तो हाँ, बेसिक कंसेप्ट भी आसान है इसका। कोई भी 3 डिजिट का नंबर की फॉर्म क्या होती है? अगर मैं ABC की बात करूं, ABC को कैसे लिखूंगा? 100A प्लस 10B प्लस C। ऐसे अगर मैं BCA की बात करूं, इसे क्या लिखूंगा? 100B प्लस 10C प्लस A। और अगर मैं CAB की बात करूं तो ये 100C प्लस 10A प्लस B होगा। तीनों को ऐड कर दूंगा, देखो 100 100 100 तीनों में कॉमन आ गया अपना, तो मैंने कहा 100
ये a प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर 10 कॉमन आ जाएगा, ये अपना a प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास, ये बी सी ए प्लस बी प्लस सी, और बस a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, इसमें मेरे पास बचेगा 100 प्लस 10 प्लस यहां से 1 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी और ये बन जाएगा मेरा 1 1 1। अब देखो एक प्यारी सी चीज आपके पास निकल के आई, जो मेरा ये नंबर है a प्लस बी प्लस सी से हमेशा घटेगा। a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, सम ऑफ डिजिट हो गया तीनों डिजिट्स का। तो a प्लस बी प्लस सी अगर सम ऑफ डिजिट से कोई नंबर कटता है तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है, 9 से डिविजिबल होता है। तो मेरा कोई भी आप एबीसी की वैल्यू ले लें, ये जो नंबर बनेगा ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 को ब्रेक करूं तो ये 3 इंटू 37 होता है, तो 9 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा मिल गया तो 9 और 3 27 से कटेगा। कोई भी नंबर आप लेंगे यहाँ पे इस फॉर्म का वो हमेशा 27 से डिविजिबल होगा। 27 मतलब 1 से भी, 3 से भी, 9 से भी, 27 से भी, ये सारे के सारे 27 के फैक्टर्स होते हैं। और ये 37 से भी घटेगा, और 1 1 1 से आपका हो तो इससे भी घटेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर मैं इस तरह के नंबर लेता हूं और उनका सम करता हूं तो हमेशा इन वैल्यू से घटेंगे मेरे। चले आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। कहता है मेरे पास ये अच्छा नहीं है, ये तो आसान है, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन है इसमें मुश्किल, वो देखेंगे बाद में। कहता है मेरे पास 2310 रुपए हैं, इन्हें हमने एबीसी के बीच में डिवाइड करा कुछ इस तरीके से कि बी और सी का रेशियो अपना कितना है, ये 3:5 है। और आगे कहता है सी और ए का रेशियो अपना है 4:9। हमें ए और सी के शेयर का बीच का डिफरेंस बताना है। अब देखो ए और सी का डिफरेंस बताना है ना, कैसे सोल्व करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे देखो सी यहाँ पे 5 रेशियो, यहाँ पे 4 रेशियो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 4 से गुना और यहाँ पे 5 से गुना, ये 12 हुआ, ये 20 हुआ, ये मेरा 20 हुआ और ये मेरा 45 हुआ। तो मुझे कितने रेशियो की वैल्यू बतानी होगी, ए और सी का डिफरेंस बताना है। तो मुझे डायरेक्टली जो टारगेट है 45 में से 20 घटाया 25 रेशियो का मान बताना है। कितने रेशियो का मान दे रखा है, आप कहेंगे सर 12 जमा 20 32 हो गया, और 32 और 45 ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूं तो मेरे पास ये हो गया 67 67 रेशियो इसके बराबर दे रखा है। 67 या 77, एक सेकेंड, 32 और 45, 77 रेशियो 3:2:3:1:0। अब आपको कितनी बार आपने करा है 231 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 77 इंटू में 3, तो उससे याद आ जाएगा कि 77 से काटूंगा तो ये 30 टाइम्स जा रहा है। अगर ये 30 टाइम्स जा रहा है तो इसमें 30 से गुना करूंगा, ये 750 आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, डन है। अगला सवाल, अब देखो कैसा फुद्दू सा सवाल बनाया। कहता है एवरेज ऑफ 28 नंबर्स इज 52.5, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स इज इतना एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 13 नंबर्स इज इतना। इफ द अदर 3 नंबर्स आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। मेरे पास टोटल 28 नंबर है जिनका एवरेज दे रखा है 52.5। पहले 12 नंबर का एवरेज 48.8 है, उसके बाद के 12 नंबर का एवरेज, उसके बाद के 13 नंबर का एवरेज अपना 45.8। कहता है अगले जो 3 नंबर है 12 जमा 13 कितना 25, टोटल 28 नंबर थे तो बचे हुए 3 नंबर, इनका एवरेज मान लेते हैं x है। अगर मैं इसे हटा दूं तो जो पहले नंबर है इनका एवरेज क्या होगा। अगर इनका एवरेज निकालना है तो क्या मुझे इसकी जरूरत है, नहीं जरूरत है भैया। मेरे पास पहले 12 नंबर का एवरेज इतना, बाद के 13 नंबर का एवरेज इतना, तो इसे यूज करके वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा के आप एवरेज निकाल सकते हो। वरना आप क्या कर लो, डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगा दो। डेविएशन का मतलब क्या होगा, मैं मान लूंगा कि जो मेरा एवरेज है इन 12 और 13 25 नंबर का वो है 45.8, तो मैंने अपना क्या मान लिया, इसे अपना एवरेज मान लिया। तो मेरे पास डेविएशन कितने का होगा एवरेज के अंदर, यहाँ पे 0 का होगा। यहाँ पे डेविएशन कितना होगा, क्या ये 3 ज्यादा है इससे, तो +3 का डेविएशन होगा। 48.8 में से मैंने जो एज्यूम्ड एवरेज है वो घटाया तो मेरे पास डेविएशन 3 का आया। 3 का डेविएशन कितनी वैल्यूज पे है, 12 वैल्यूज पे, तो 12 इंटू में 3, जो मेरा एज्यूम्ड मीन है वो कितना है 45.8। तो ये 12 वैल्यूज 45.8 से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो टोटल सम इतना ज्यादा होगा। और ये कितने में बटेगा, 12 और 13 25 वैल्यूज में ये बटेगा। तो जो मेरा नया एवरेज निकल के आएगा वो ये आएगा, डेविएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर मैं लगाता हूं। ठीक है, बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से तो आपका ये होता है कि 12 इंटू में 48
8 लिखते हैं आप, फिर यहाँ पे 13 इंटू में 45.8 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 13 लिख देते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 वेटेड एवरेज, ऐसे निकालते हैं। छोटा तरीका आपको यूज करना है, डेविएशन लगाना है। बहुत डिटेल में एक वीडियो डाली थी जब 2020 के टीयर 1 के सारे एवरेज के क्वेश्चन कराए थे, उसमें डेविएशन कंसेप्ट डिटेल में समझाया था, वो वीडियो देख लेना अगर यहाँ पर हल्की सी भी कंफ्यूजन है। मैंने क्या माना, एज्यूम्ड मीन माना 45.8 को, तो मैंने देखा डेविएशन कितने का है, +3 का है। 3 का डेविएशन कितनी वैल्यूज में है, 12 में है, तो 12 इंटू में 3 टोटल में इतना डेविएशन होगा। कितनों में बटेगा, 12 और 3, 12 और 13 25 में बटेगा, तो इसे डिवाइड कर दिया हमने, इससे नया एवरेज आ जाएगा 45.8 प्लस 36 को 25 से करूंगा। पहले तो मेरे पास ये जाएगा 1 टाइम, फिर बनेगा अपना 110, फिर 4 टाइम्स जाएगा, फिर 10 4, तो ये वाली वैल्यू लास्ट में सारा ऑप्शन में ऐसा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। 80 प्लस 44 24, 1 कैरी फॉरवर्ड 46 47, 47.24 इज द राइट आंसर। खत्म। यह ओरली करने वाला सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको 2 स्टेप लिखने थे एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एक ग्राफ दे रखा है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो हमें आंसर करने हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ मोटरसाइकिल्स इन 2020 एज कंपेयर टू डेट इन 2019 इज बिलो 15% फॉर द डीलर। जो इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज सेल्स में मोटरसाइकिल्स का 2019 से 2020 के बीच में, कौन सी ऐसा डीलर है जिसकी जो इंक्रीज है वो 15% से कम रही है। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शंस अगर देखेंगे, यहाँ पे 5 डीलर दे रखे हैं, A B C D एंड E। ये इनकी 2019 की सेल है ब्लू से, और ये इनकी 2020 की सेल है। तो परसेंटेज इंक्रीज देखना है कि किसमें 15% से कम है। आप देखेंगे यहाँ पे 200 का 15% होगा 30, ये तो 240 हो गया, 15% से ज्यादा सेल है तो ये हट गया। ये 180 है, ये मेरे पास 225 है, 180 का 15% निकालूंगा तो ये आएगा 27। ठीक है, डायरेक्टली करना है आपको, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर 27 आया है यहाँ पे तो इसमें 27 जोड़ेंगे तो कहीं ज्यादा, ये 45 ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इसमें तो सेल डिक्रीज हो रही है, हमसे परसेंटेज इंक्रीज की बात की है, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रही है, तो ये वैसे ही नहीं हो सकता आंसर। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, इसमें 15% निकालूंगा, 300 का 15% कितना होगा, 45। जो परसेंटेज इंक्रीज है ये ज्यादा हो गया, 15% से 360 तक जा रहा है, 60 बढ़ रहा है, ये भी कट गया, तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई, मतलब फॉर कंपनी ई। राइट। अगर मैं यहाँ पे देखता भी हूँ, देखो इसका 15% अगर आप निकालेंगे, 35 का 10% तो 35 हो गया, 5% होगा 17.5, इस तरीके से भी देखा जा सकता है, और ये मेरे पास आ जाएगा 42.5%, 52.5। ठीक है, और ये बढ़ रहा है सिर्फ 50, तो 15% से कम इंक्रीज हुआ है, ये मेरा आंसर है। मेरे पास आया अलजेब्रा का सवाल, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 40 के बराबर है, एक्स वाई की वैल्यू 4 के बराबर है, इसकी वैल्यू बतानी है। एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े हैं। 2 तरीके हैं सवाल को करने का, एक तरीका है बेसिक, एक तरीका है डायरेक्ट। डायरेक्टली मुझे सवाल जल्दी दिख रहा है। आप देखेंगे अगर एक्स वाई अपना 4 के बराबर दे रखा है और दोनों एक्स वाई 0 से बड़े हैं, तो क्या क्या मान हो सकता है एक्स और वाई का, आप इसे देख के जो हम इंटीजर वैल्यू में थोड़ा आइडिया लगाते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा कर सकते हैं, एक्स को मैं 1 रख लूं, वाई को 4 रख दूं। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं कि x को 2 रख दूं, y को भी 2 रख दूं, और ऐसा कर सकता हूं कि x को मैं 4 रख दूं, y को 1 रख दूं। अगर इंटीजर वैल्यूज में होगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज में, तो यही केसेस पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं इस साइड को देखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 40 दे रखा है। अगर x को 1 रखा, y को 4 रखा, तो मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 16 इंटू 9 करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, 40 नहीं आ सकता। दूसरी चीज मेरे पास, अगर 2 रख दूं दोनों को, तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 है, 9 इंटू 4 36 हो गया, और ये बन गया 40। सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल गई मुझे, 2 और 2 है, और एक्स की अगर 2 है, वाई की भी 2 है, तो आप देखेंगे एक्स क्यूब और वाई क्यूब एक्स इक्वल्स टू वाई हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, और ये अपना हो जाएगा 28 एक्स क्यूब। ठीक है, और 28 इंटू में एक्स का क्यूब कितना, 2 का क्यूब 8, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं। देखो 0 तो आएगा नहीं, तो इन दोनों में से यूनिट डिजिट आएगी। 2 का क्यूब होता है 8, 28 इंटू मेरे 8 8 64, यूनिट डिजिट होगी 4। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया। समझ आ गया सबको डायरेक्ट करिए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से हमने कर लिया, हमने एज्यूम कर ली कि क्या वैल्यू पे सेटिस्फाई कर सकता है, तो आंसर हो गया। ऐसा नहीं है आप बेसिक से नहीं कर सकते, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बस लंबा है और कुछ नहीं है। मैं एक बार बेसिक से भी आपको करा देता हूँ कि अगर बेसिक से करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे।
ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इक्वल्स टू 40, मुझे यहाँ पे क्यूब में जाना है तो सबसे पहले मुझे एक्स और वाई की फॉर्म में चाहिए, या एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर है, प्लस मैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 3y लिख सकता हूँ। सेम काम मैं इधर भी कर सकता हूँ, ये 40 है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू में 3y। ये क्यों करा है, आप देखेंगे x प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपने पास जो ये वाली वैल्यू निकल के आई ये हो जाएगा 40 प्लस 6xy। xy का मान कितना है अपना 4 है, तो 40 प्लस 6 इंटू में 4, ये हो जाएगा 24, ये बन जाए 24 प्लस 40 64। तो x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 8। क्योंकि x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू दोनों पॉजिटिव जमा पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो ये अपना सिर्फ प्लस 8 बनेगा, माइनस 8 नहीं आएगा। x प्लस 3y का मान मिल गया। अब एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, xy की वैल्यू 4। हमें इसका मान बताना है कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। ये क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो अपने पास ये वाला x प्लस 3y का होल क्यूब मतलब 8 का क्यूब माइनस 3 x इंटू में 3y, तो x इंटू में 3y, फिर a प्लस बी मतलब 8 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 8 का क्यूब हो गया मेरे पास 320 512। यहाँ पे चाहे तो 8 को कॉमन भी लिया जा सकता है, बट कोई नहीं। माइनस 3 इंटू 3 9, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, इंटू में 8, 9 4 जा 36, 36 इंटू 8 288 होगा, 512 माइनस 288, ये आ जाएगा 240। ठीक है, ये अपना बेसिक का तरीका हो गया ऐसे करने का। ठीक है, और बेसिक में भी एक एक स्टेप मैंने लिखा है इसलिए इतना हुआ है, वरना आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो आप देखते ही अब ये एक्स वाई ये सब फॉर्मूला वगैरह आप नहीं लिखोगे। आपको पता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इतना है तो x प्लस 3y कितना होगा, ये वाली वैल्यू होगी रूट के अंदर 40 में से आप ऐड करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 3y, तो 6xy मतलब 6 इंटू में 4, ये 24। और यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो आप लिखेंगे 8। इतना करने के बाद जो दूसरा स्टेप आपका होगा एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 8 का क्यूब माइनस 3, फिर मेरे पास x इंटू वाई मतलब ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये 3xy होगा। xy का मान अपने पास 4 है, 3xy कितना हो गया 12, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12, और x प्लस वाई ये होगा 8, तो ये मेरे पास होगा 512 माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 28 को, अगर मैं 12 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं 96 इंटू 3 288, और अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा 224। ठीक है, तो अगर आप बेसिक से भी कर रहे हैं तो आपके स्टेप्स ये होंगे, ना कि ये होंगे जो मैंने बताया। ये हो गया समझाने का तरीका, ये हो गया करने का तरीका एग्जाम में। ठीक है, इन चीजों आपको प्रैक्टिस इस तरीके से रखनी है आपकी, इसलिए हम कहते हैं रिवीजन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रिवीजन अच्छी होगी तो आप ये तरीका कर पाएंगे, बेसिक से करेंगे लेकिन जल्दी आंसर आ जाएगा। आपने कर बहुत कुछ रखा है, आप बस पढ़ते जा रहे हैं तो आप फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर आप ये वाला मेथड कर रहे होंगे, पहले ये निकाला कि कैसे करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि कैसे निकालेंगे, तो ये जाएगा, तो ये लंबा हो गया। या तो आप ऐसे करें या फिर आप अगर हिट एंड ट्रायल है तो बेस्ट है, अगर हिट एंड ट्रायल से डायरेक्टली आ जाता है, दिख जाता है आपको। ये अंडरस्टैंडिंग ही जरूरी है करने की, सोल्व करना क्वेश्चन काफी नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या से अप्रोच लगानी चाहिए क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व करने के लिए। अब देखो जैसे ये वाला सवाल अपना, ये भी कितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 21, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 7, हमें 1/x² प्लस 1/y² का मान बताना है। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आपको पता है आइडेंटिटी जो इसकी इंपॉर्टेंट है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी। ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर, इसकी पावर आधी कर दी, इसकी भी पावर आधी कर दो, ये वाई 4 है, वाई स्क्वायर कर दिया, एक्स इनकी भी पावर आधी कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा लिखूंगा मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये
एक्स वाई प्लस का था, यहाँ पे माइनस का एक्स वाई, ये आइडेंटिटी होती है। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको ये वाला पार्ट दे रखा है, आपको ये वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं, मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस करके। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना आ जाएगा आपका, ये 21 ये वाला पार्ट भाग 7 ये वाला पार्ट, तो ये आ गया 3। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आप करेंगे तो ये आपका 7 है। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये सारे स्टेप बेसिक वाले लिख रहा हूँ जिससे कि नए बच्चे भी समझ पाए, या अगर आप भूल गए हो तो याद आ जाए। 7 और 3 10 बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, क्या ये 5 आ गया। अगर मैं एक्स वाई का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालूं, आप देखेंगे इस वाली में से पहली इक्वेशन में से अगर दूसरी इक्वेशन को क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो 2xy बचेगा। ये वाली वैल्यू अपनी किसके बराबर आ जाएगी, 3 में से 7 घटाया तो -4 के बराबर, और एक्स वाई का मान आ जाएगा -2। अगर एक्स वाई -2 है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, 5/4 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दिस इज बेसिक, ठीक है। स्पीड जब होती है हमें याद रहता है कि ये फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ पे ये 21 है ये 7 है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखो रिवीजन अच्छी है, सारा खेल रिवीजन का है आपका, इसलिए रिवीजन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इस तरह के सवाल कम से कम 20 बार एसएससी ने पूछा होगा बिल्कुल सेम टाइप का। वैल्यूज भी बार बार 21 और ये 7 ही लेते हैं ज्यादातर केसेस में। आप कहेंगे सर ये दे रखा है, ये प्लस एक्स वाई है माइनस एक्स वाई है, प्लस एक्स वाई निकालने के लिए 21/7 करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 3। फिर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मेरा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 7 और 3 10 भाग 2 5 आता है। अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाते हैं, उसे डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 3 में से 7 को घटाया -4 भाग 2 ये -2 आएगा। मुझे वैल्यू बतानी थी इसकी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई का होल स्क्वायर है, तो ये तो 5 है, और ये मेरे पास -2 का होल स्क्वायर 4। इतना ही करना है एग्जामिनेशन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। और ये भी मैंने ये वाली लाइन भी लिख दी, ये भी नहीं लिखनी है आपको, ये लिखना है ये लिखना है ये लिखना है, खत्म। इतना सवाल है ये प्रैक्टिस अगर आपकी है तो एग्जाम में आप कंपीट कर पाएंगे, अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो कंपटीशन में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे अच्छा करना है, ठीक है, रिवीजन अच्छे से करनी है। अब हमारे पास सवाल में क्या दे रखा है, कहता है ए एंड बी रन ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ पेरीमीटर 1 2 0 0, ठीक है। ए और बी दो लोग हैं, एक सर्कुलर पाथ पे ने रन करना है, इसका पेरीमीटर 1 2 0 0 मीटर दे रखा है, अलग अलग स्पीड पे जाते हैं। If they start at the same time from the same place, both run in opposite direction. They meet for first time in 3 minutes. A और B दोनों क्या करते हैं, सेम प्लेस पे सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो A इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है, और ये कितने टाइम के बाद मिलते हैं, पहली बार 3 मिनट के बाद। तो मान लो ये यहाँ पे कहीं मिले A और B, A यहाँ से पहुंच गया यहाँ पे, B यहाँ से पहुंच गया यहाँ पे, और टोटल टाइम कितना लग गया इन्हें, 3 मिनट्स लग गई। कहता है अगर ए की स्पीड अपनी 10.8 है तो बता दो, सॉरी बी की स्पीड 10.8 है तो ए की स्पीड कितनी होगी। ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस 1200 मीटर दे रखा है, यहाँ पे मिनट दे रखा है, ठीक। अगर किलोमीटर पर आवर में ही मुझे स्पीड बतानी है तो बताओ, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बढ़ तो एक दूसरे की तरफ ही रही है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इस केस में, ऐड हो जाएगी। मुझे बी की स्पीड 10.8 दे रखी है तो ए की स्पीड को मैं एक्स मान सकता हूँ किलोमीटर पर आवर में, इन दोनों की ये हो गई स्पीड। कितने मिनट में बाद मिले, 3 मिनट के बाद मिले। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, 3 मिनट है, आर में कन्वर्ट कर दूंगा तो 3/60 हो जाएगा, ठीक है। कितने किलोमीटर की जर्नी तय करी इन्होंने, 1200 मीटर की करी, तो ये मेरे पास 1.2 किलोमीटर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया या नहीं हो गया, मुझे बस एक्स का मान बताना है इसमें। यहां से काटूंगा तो ये मेरे पास 20 आएगा, 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 में से 10.8 को घटाऊंगा तो 13.2 बचेगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। डन है, चलें आगे। अगला सवाल, ये वाला सवाल थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कहता है कि एक सब कुछ पैसे हमारे पास 6300 रुपए, ये ए बी सी डी में कुछ इस तरीके से बांटे गए कि ए और डी का कंबाइंड रेशियो और बी और सी का कंबाइंड जो शेयर है उनका रेशियो दे रखा है 11:10, मतलब ए प्लस डी 11 रेशियो अगर, तो बी प्लस सी अपने पास 10 रेशियो दे रखा है।
बी और डी के शेयर का रेशियो दे रखा है, बी रेशियो डी अपने को दे रखा है 8:9। सी को कितने रुपए मिलते हैं, 1560 रुपीज मिलते हैं। तो हमें बताना है डिफरेंस कितना होगा ए और बी के शेयर में, ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है। अच्छा, सी का शेयर दे रखा है, स्टार्टिंग में तीनों का सम दे रखा था, ए प्लस बी प्लस सी का शेयर दे रखा था 13। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? आपको क्या क्या दे रखा है, आपको ये सारा पार्ट दे रखा है, आपको ए माइनस बी निकालना है। अब देखो, इस तरह का सवाल आपने अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा और थोड़ा बड़ा भी है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि इसे लास्ट के लिए छोड़ देना। करना आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बस ये 1.5-2 मिनट आपकी जा सकती है आराम से। ठीक है, सोल्व करेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे? एक तो होता है कि हम पूरा रेशियो में खेलते रहे, एक होता है हम वैल्यूज में खेलना स्टार्ट कर दें। तो जो आपको ठीक लगे वो कर लेना, मैं तो वैल्यूज में जाके करना पसंद करूंगा कि आसानी से हो जाए। देखो, ए प्लस डी दे रखा है, ये सी प्लस डी है। ए प्लस डी का शेयर का रेशियो इतना है, बी प्लस सी का इतना है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का इतना है। तो इन दोनों का सम जो 21 रेशियो आएगा, ये क्या 6300 के बराबर है। तो एक रेशियो का मान मेरे पास 300 आ गया या नहीं आ गया? अगर एक रेशियो मेरे पास 300 आ गया तो आप फटाफट से अब बताते चलेंगे ए प्लस डी के पास टोटल कितना पैसा है, इंटू 300 करूंगा तो 3300 हो गया। और अपने पास बी प्लस सी पे टोटल कितना हो गया, इंटू 300 करूंगा तो 3000 हो गया। ठीक है, सी के पास कितना पैसा है, 1560 है। अगर सी का 1560 है तो मुझे बताओ बी का कितना बचेगा। 3000 में से 1560 घटा दूंगा तो 1440 मिलेगा। तो मुझे ए और बी का डिफरेंस निकालना है। मैंने बी की वैल्यू निकाल ली, अब मुझे ए की वैल्यू और निकालनी है। अब बी की वैल्यू मिल गई। देखो, बी और डी में रिलेशन दे रखा है, तो बी की वैल्यू 8:1440 के बराबर है। कितने टाइम्स जाएगा यहां पे? अगर मैं सोल्व करता हूं ये अपना 1 टाइम्स 8 180 टाइम्स जाएगा। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा डी का, इसमें 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डी का शेयर आ गया 1620। डी का शेयर निकल गया, ए प्लस डी का इतना है तो डी का मिल गया, तो ए का कितना हो जाएगा अपना 3300 माइनस 1620। ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी 80 और यहाँ पे 16। ए का शेयर मिल गया। ए माइनस बी का पूछा है, 1680 माइनस बी का शेयर अपना कितना है 1440 240। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप चलता रहा, जो जो चीजें दे रखी है उससे सारी चीजें निकालता रहा और मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं आप। चाहे तो इसे रेशियो में भी खेल के कर सकते थे। रेशियो में कैसे खेलते हैं आप कहते हैं सर सी का दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का दे रखा है, तो सी रेशियो टोटल ये भी निकाल सकते थे। 1560 है डिवाइडेड बाई 6300 है। इसे सोल्व करते, फिर एक रेशियो आता, फिर उन रेशियो को इक्वेट कर करके करते। अगला सवाल अपने पास है, ये कहता है एक रेस ट्रैक है जिसका इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस इतना और इतना दे रखा है। हमें बताना है एरिया ऑफ द ट्रैक क्या होगा। मतलब एक रेस ट्रैक है, ये ऐसा कुछ रेस ट्रैक होगा, यहाँ पे रेसिंग हुई, सर्कुलर होता है ना। जो अपना इनर सर्कमफ्रेंस है ये 880 दे रखा है, जो आउटर सर्कमफ्रेंस है ये 1012 दे रखा है। हमें वैल्यू बतानी है एरिया ऑफ द ट्रैक कितना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे? अगर मैं छोटे वाले जो सर्कल है इसका रेडियस स्मॉल आर और बड़े वाले सर्कल का कैपिटल आर, तो आप कहेंगे सर 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू 880 है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है आप देखते ही बता सकते हैं कि आर का वैल्यू क्या होगा। हम ये चीज पढ़ते हैं मेंसुरेशन के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, कि अगर मेरा रेडियस 7 होता है तो पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस होता है 44। अब ये 44 का कितना गुना है, 20 गुना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 का 20 गुना मतलब 140। तो देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए आर की वैल्यू 140 होगी, वरना 2 पाई आर सोल्व करके आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर, बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 1012। अब 1012 का डायरेक्टली नहीं पता, ठीक है, 44 से डिवाइड करके भी क्या आएगा, तो पूरा ही सोल्व कर लो। 2 इंटू 22/7 इंटू में कैपिटल आर, ये 1012 होगा अपना। ठीक है, 42 से काट दो पहले, तो ये 616 आएगा। ठीक है, और ये 22 से कटी जाएगा 616, आपका 2 टाइम्स आएगा और फिर 8 टाइम्स आएगा। और आर की वैल्यू 28 इंटू में 7 करेंगे तो ये मेरे पास वो 196 आएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी यहाँ पे, 616 थोड़ी आएगा, ये 516 आएगा ना। 10
12 है, 506। तो 22 से काटूंगा तो दूनी और 66 3, 23 इंटू 7 करूंगा तो 160। मुझे एरिया बताना है, एरिया क्या होगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया को घटाना। पाई को कॉमन ले लेंगे, 22/7, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, आर माइनस आर, 22/7 और इंटू में आर प्लस आर इज 140 प्लस 161, ये हो जाएगा 301 और आर माइनस आर इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया तो 21। सोल्व करके आंसर आ जाएगा। अब देखो एक चीज आप कह सकते हैं सर सर्कुलर पोर्शन का एरिया जो मेरा आंसर है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है 11 का मल्टीपल, लेकिन चार ऑप्शन में ऐसा भी तो हो सकता है इससे ज्यादा ऑप्शन 11 के मल्टीपल हो, उसमें फंस सकते थे, ठीक है। कई बार एग्जामिनर ऐसे सवाल दे देता है जिसमें आप फंस जाते हैं, दो ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनका जो वैल्यू आएगी वो सेम आ जाएगी 11 से मल्टीपल। आजकल मैं ये नहीं देखता 11 का मल्टीपल वाला रूल, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जामिनर ऐसे सब दो ऑप्शन देता ही है जिसमें 11 का मल्टीपल आंसर हो, राइट। तो पूरा सोल्व कर लो, यूनिट डिजिट मेथड अच्छा होता है, उससे डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। जैसे 7 से करा तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 को 1 से करा 3, 3 दूनी 6, लास्ट डिजिट क्या आएगी 6, जो भी चार ऑप्शन है लास्ट डिजिट 6 इसमें, तो यही आंसर है। तो मेरा आंसर होगा 19866। अच्छा, अगर आप कहेंगे सर 11 के डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक करके बताओ क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन 11 से कटेगा, या नहीं कटेगा, क्योंकि सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकालना था तो पाई कहीं आएगा, पाई आएगा तो मेरे पास 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग रहा होगा। आप देखेंगे यहाँ पे ओड प्लेस की डेट्स को सम 2 4 4 8 और 8 और 5 13, ये 11 से नहीं कट रहा। 2 और 4 6 और 8 14, 6 और 8 14 11 से कट रहा है। 9 और 6 15, 9 और 6 15 11 से कट रहा है। 1 और 3 3 4 7, 3 और 4 7 11 से कट रहा है। देखो मैंने टाइम लगाया ना यहाँ पे 10 से 12 सेकंड वेस्ट करी अपनी, उसके बाद भी 3 ऑप्शन मिल गए जो 11 से कट रहे हैं। अब मैं क्या करूं बताओ, फंस गया ना, फंस गया तो ये टाइम भी वेस्ट हो गया, और ऐसे मैंने 4 क्वेश्चन में अगर टाइम वेस्ट कर दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी मेरी। फिर इससे अच्छा तो बेसिक से ही कर लो, इसके बाद बेसिक से आपको करना ही पड़ता। देखो ये रूल 11 का बहुत अच्छा रूल है, मैं कभी इंकार नहीं करता, ये बहुत अच्छा रूल है, लेकिन कब यूज करो, जब मान लो आप किसी मेंसुरेशन क्वेश्चन में फंस गए, आपको पता आपका आंसर 11 से डिविजिबल होगा और आपको समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन लग रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप यूज करके देख लो। मे बी एक या दो ऑप्शन हो तो फिर आप तुक्का भी लगा सकते हो, बाकी अदरवाइज आप पूरा सोल्व कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर पूरे पेपर को सोल्व करने के बाद देखें तो ये वाला ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आजकल 3 साल पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल ब्रह्मास्त्र था, क्वेश्चन लगाया आंसर आ गया, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन डालता ही नहीं था 11 वाले। लेकिन जो टीसीएस पेपर बनाता है, जब से टीसीएस आया है 11 का डिविजिबिलिटी रूल का बहुत ही कम क्वेश्चंस में यूज हो पाता है। क्वेश्चन में दे रखा है आर डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 25% ऑन द मार्क प्राइस। इफ ही सफर्स अ लॉस ऑफ ₹43 देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। मेरे पास एक डीलर है, वो क्या करता है, अपनी वस्तुओं को 40% अबव कॉस्ट प्राइस से अंकित करता है, ठीक है। मैं कहूंगा अगर कॉस्ट प्राइस सीपीए 40% अबव मार्क करेगा तो 140 हो जाएगा, एमआरपी 140 भाग 100, ये मार्क प्राइस हो गया। इसके बाद वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है उसके ऊपर, एक 15% का और एक 25% का। 15% का डिस्काउंट देगा तो 85 पे बेचेगा आर्टिकल को, 85 भाग 100, और फिर एक और 25% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 75% पे बेचेगा आर्टिकल, ठीक है। तो ये फाइनली मेरे पास क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। कहता है इसके बावजूद उसे अब 43 रुपए का लॉस होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या पे क्या है, हमें बेचने पे अगर इस वैल्यू पे मैं आर्टिकल को बेचता हूँ तो 43 रुपए का लॉस है, तो एमआरपी बताना है कितना होगा। अगर मैं सोल्व करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरे पास 17 भाग 20 होगा, ये 3 भाग 4 होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी अपनी, और कुछ कटेगा क्या, 2 से काट दूंगा तो ये 10 हो जाएगा, ये अपना 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 17 इंटू में 3 51, 51 इंटू 7 करूंगा तो 357 और डिवाइडेड बाय 100 400, और सीपी को मैं इधर ले जाऊंगा एसपी डिवाइडेड बाय सीपी। आप देखेंगे अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 400 रेशियो है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 357 रेशियो है। इनका जो डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस कितना कम है, 43 रेशियो कम है। हमें यही दे रखा था जो सेलिंग प्राइस है वो उसे क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे 43 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 43 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 43 रुपीज को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये 43 रुपीज को रिप्रेजेंट करता है तो 1 रेशियो 1 के बराबर कॉस्ट प्राइस अपना हो गया 400,
अगर कॉस्ट प्राइस 400 हो गया, हमें मार्क प्राइस बताना है, तो हमने क्या करा था 40% अबव कॉस्ट प्राइस से मार्क किया था वस्तु को, तो एमआरपी हो जाएगा अपना 400 इंटू में 40% जाता मतलब 7/5, और यहाँ से काटेंगे 80 इंटू में 70 560। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। अदरवाइज इस तरह के सवाल में हम एक चीज और चेक कर लेते हैं, जैसे मुझे एमआरपी बताना था ना, तो कॉस्ट प्राइस का हमें क्या था 140% ज्यादा है, तो 140 भाग 100 करना है, मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस में 7 इंटू 5 करना है, तो चांसेस होते हैं जो मेरा आंसर होएगा ना एमआरपी का वो 7 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन पढ़ते ये चीज भी दिमाग में आती है, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो मेरा 3 ऑप्शन है जो 7 से कट रहे हैं, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, तो डायरेक्टली कर पाना मुश्किल था, इस डायरेक्ट तरीके को यूज करके कुछ क्वेश्चंस में ये काम आ जाता है। चलें क्या आगे। अगला सवाल कहता है अ शॉपकीपर फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मेरे पास कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, मान लो एक आर्टिकल का 100, वो क्या करता है सेलिंग प्राइस को 20% अबव फिक्स करता है, तो 120 उसने फिक्स कर दिया। कॉस्ट प्राइस अब इंक्रीज कर जाता है 20% से, तो कॉस्ट प्राइस न्यू की अगर मैं बात करूंगा तो 20% से बढ़ाया तो कॉस्ट प्राइस नया हो गया 120 रुपए, ठीक है। एंड ही इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय 16%। अब अपने सेलिंग प्राइस को क्या कर देता है वो 16% से बढ़ा देता है। तो पहले जो सेलिंग प्राइस था वो था आपका इतना, ठीक है। अब इस सेलिंग प्राइस को अगर वो 16% से बढ़ाएगा तो इससे अबव 16% में आर्टिकल को बेचेगा। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा ऑन दी इंक्रीज्ड कॉस्ट, जो बढ़ी हुई कॉस्ट है उसके ऊपर उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो आप कहेंगे सर देखो पहले कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस था 120, जो नया कॉस्ट प्राइस आया वो 120 आया, सेलिंग प्राइस ने 60% बढ़ाया, मतलब 120 पे वो 16% बढ़ा रहा है। तो हमें बताना है इंक्रीज्ड कॉस्ट पे उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो 120 जो मेरी इंक्रीज्ड कॉस्ट है वो पुरानी सेलिंग प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस से वैल्यू को मैंने 16% बढ़ाया, तो इंक्रीज्ड कॉस्ट से भी मैंने क्या कर रहा हूँ आर्टिकल को 16% ज्यादा पे बेच रहा हूँ। तो मेरे पास 16% ज्यादा पे बेच रहा हूँ कॉस्ट प्राइस के, तो प्रॉफिट कितना होगा 16% का ही होगा ना, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, ये डायरेक्ट सोचने वाला सवाल था। क्लियर है सभी को। अगला सवाल कहता है द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन्स इन अ ग्रुप इज 76 kg। इफ 15 persons with एवरेज वेट 72 kg join the group और 5 persons with एवरेज वेट 84 kg leave the group, the average weight of the persons in the group in both the cases is the same. How many persons were there in the group initially? ठीक है, अच्छा सवाल है। एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 में एग्जैक्टली पूछा गया था, इस टाइप का वैल्यू चेंज थी। आंसर मुझे जहां तक याद आ रहा है उसका आंसर भी जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उसके जितना ही था। मेरे पास जो एवरेज वेट है ना कुछ लोगों का एक ग्रुप के अंदर वो 76 kg दे रखा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ n लोग हैं एक ग्रुप के अंदर, ठीक है। 15 लोग जुड़े जिनका एवरेज 72 किलो है, ठीक है। तो नया एवरेज क्या होगा, मैं पहले बेसिक से करूंगा। तो 76 लोग हैं, टोटल वेट कितना हो जाएगा अगर n 76 मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन्स इन अ ग्रुप इज 76 kg। इफ 15 persons with एवरेज वेट 72 kg join the group और 5 persons with एवरेज वेट 84 kg leave the group, the average weight of the persons in the group in both the cases is the same. How many persons were there in the group initially? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आप चाहें तो इसे लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, वरना जिसने एवरेज की अच्छी प्रैक्टिस करी है उनके लिए छोटा ही है, डेविएशन से आसानी से हो जाएगा। कहता है मेरे पास जो एवरेज वेट है ना कुछ लोगों का एक ग्रुप के अंदर वो 76 kg दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ n लोग हैं उनका एवरेज वेट 76 kg है। कहता 15 लोग और जुड़ जाते हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 72 kg है, फिर मेरे पास कुछ नया एवरेज निकल के आता होगा। या फिर कहता है कि अगर 15 लोग जुड़ने की जगह मेरे पास क्या होता 5 लोग ग्रुप को छोड़ के चले जाते जिनका एवरेज वेट 84 kg है, दोनों केसेस में ही मेरे पास जो एवरेज वेट आता नया निकल के वो सेम आता। हमें बताना है कि इनिशियली कितने नंबर थे ग्रुप मेंबर्स थे ग्रुप के अंदर, हमें n का मान निकालना है। दो तरीके हैं करने के, बेसिक और डेविएशन। पहले बेसिक से मैं लिख देता हूँ, सोलो हम डेविएशन से करेंगे। बेसिक से आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर जो एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, पहले n लोगों का एवरेज वेट कितना है 76, तो ये टोटल इतना वेट हो गया, 15 लोग जोड़ दिए इनका एवरेज वेट कितना है 72, तो टोटल वेट इतना हो गया। टोटल लोग कितने हो गए 76 सॉरी n + 15, 15 लोग जुड़े। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, मेरे पास पहले n लोग थे, टोटल वेट n × 76 ही था क्योंकि एवरेज वेट पर्सन का 76 है। 5 लोग निकाल रहे हैं हम जिनका एवरेज वेट है कितना 84, तो टोटल वेट इतना रह जाएगा ग्रुप का, टोटल लोग कितने बचेंगे n - 5। ये दोनों मेरे इक्वल है। अगर बेसिक से करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा,
ठीक है, सोल्व करके इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ऑप्शंस कीमत ले सकते हैं चाहे तो इनकी वैल्यू यूज करने के लिए, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट डेविएशन से कैसे करेंगे आप ये बताएं। ठीक है, दो मेरे पास जो एवरेज वेट निकल के आ रहा है इस सिनेरियो में और इस सिनेरियो में वो सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों का एज्यूम्ड एवरेज, जो नया एवरेज होगा वो एज्यूम्ड एवरेज इधर भी 76 मान लेता हूं और इधर भी 76 मान लेता हूं। अब डेविएशन दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरा एज्यूम्ड एवरेज 76 है तो डेविएशन कितने का होगा, 0 को होगा। यहाँ पे डेविएशन कितने का होगा, ये 4 कम है ना 76 से, तो -4 का डेविएशन होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा एज्यूम्ड एवरेज 76 मान लिया, डेविएशन 0 का, यहाँ पे डेविएशन कितने का होगा, क्या +8 का डेविएशन होगा। अब देखो दोनों का फाइनल एवरेज भी बराबर है, तो जो डेविएशन है वो भी तो बराबर होगी। मेरे पास जो एवरेज होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन प्लस एज्यूम्ड मीन डेविएशन। इस साइड मैंने ये करा, और अगर मैं इस साइड देखता हूं तो आप देखेंगे पहले का अगर मैंने ये काम करा है, जो नया एवरेज निकाल रहा हूं मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया जो कि 76 माना, और उसमें मैंने एज्यूम्ड मीन डेविएशन निकालूंगा और मेरे पास नया एवरेज आ जाएगा। अगर ये काम मैं इस साइड करूं, राइट हैंड साइड में भी मैं सेम काम करूं, तो आप कहेंगे एज्यूम्ड मीन मैंने सेम ही माना है 76, तो एज्यूम्ड मीन, और यहाँ पे अगर मैं एज्यूम्ड मीन डेविएशन देखूं तो एज्यूम्ड मीन डेविएशन 2, ये एज्यूम्ड मीन तो दोनों साइड मेरे पास 76 ही है, तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट एज्यूम्ड मीन डेविएशन दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा, तभी दोनों का एवरेज मेंटेन हो पाएगा। तो दोनों के साइड मेरी डेविएशन क्या होगी, बराबर होगी। और डेविएशन बराबर करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे 15 लोग हैं जिनका डेविएशन -4 का है, तो 15 इंटू में -4, ये सम ऑफ डेविएशन निकल के आएगा मेरे पास। ठीक है, और ये कितने लोगों में बटेगा, अगर मीन डेविएशन निकालना है आप कहेंगे n+15 लोग हैं, तो n+15 होगा ये डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो डेविएशन कितने का अपने पास +8 का है, कितने लोगों पे, -5 लोगों पे, तो सम ऑफ डेविएशन कितना होगा, -5 इंटू में 8, और टोटल लोग कितने हैं मेरे पास n, और 5 लोग छोड़ के गए थे n-5 इनमें बटेगा। तो जो ये एज्यूम्ड मीन डेविएशन है, दोनों साइड एज्यूम्ड मीन डेविएशन 1 और एज्यूम्ड मीन डेविएशन 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं जिन्होंने एवरेज अच्छे से नहीं पढ़ रहा वो बेसिक से करें, अदरवाइज आप इस मेथड से जा सकते हो। सोल्व करूंगा, -5 से माइनस कटा, 5 से काटूंगा 3, 4 से काटूंगा ये 2, हो गया क्वेश्चन सोल्व, बन गया पहाड़ एकदम चूहा। n इंटू 2 2n, n इंटू 3 3n, 3n में से 2n घटाया तो n बचेगा, 15 इंटू में 2 30, -5 इंटू 3 -15, इधर जाके प्लस का बनेगा 30 + 15, ये बन जाएगा 40। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, तो एवरेज के सवाल देखो होते तो थोड़े कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आपने डेविएशन का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है और समझा भी है तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह के सवाल को कर सकते हो। एवरेज की मैंने एक वीडियो लाया था SSCGL 2020 टीयर 1 ऑल क्वेश्चन, उसमें डेविएशन के कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में पढ़ाया था मैंने, वो वीडियो देख लेना आप। ठीक है, वो स्किप मत करना अगर ये चीज थोड़ी दिक्कत कर रही है समझ आने में। अब अगला सवाल अपना DI का है। ठीक है, तो चाहें तो आप DI के क्वेश्चन को लास्ट में स्किप कर दें। जैसे पूछा दी एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री ABC इन 2015-17-18 आर व्हाट % ऑफ टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम 2015 टू 2018, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस मतलब थोड़ी कैलकुलेशन भी पूछ रहा है, तो हम इस सवाल को लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, DI के सारे सवाल लास्ट में छोड़ दो, वरना पढ़ के देख लो कौन सा आसान लग रहा है कौन सा मुश्किल लग रहा है। जो मुश्किल लगे, जिसमें लग रहा है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस पूछ रहा है, वो लास्ट में कर लेंगे आराम से। अब अपना सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5/3 है। हमें वैल्यू बतानी है, थीटा अगर 0 से 90 है किसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लोग आगे कर सकते हैं आप चाहें तो, वरना आप बेसिक से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके बेसिक से करता हूँ, मैक्सिमम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना। ठीक है, 5 सेक थीटा, यहाँ पे 3 सेक थीटा, इधर बचेगा 2 सेक थीटा, 3 टेन थीटा प्लस 5 टेन थीटा 8 टेन थीटा, ये अपना आ जाएगा 4 टेन थीटा को अगर नीचे ले गया, सेक होता है 1/cos, टेन होता है sin/cos, तो 1/sin थीटा। और मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे sin थीटा की वैल्यू 1/4, या फिर मैं लिखता हूँ कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1/sin थीटा 4। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अगर 4 रेशियो तो परपेंडिकुलर मेरा 1 रेशियो होगा। ठीक है, तो बेस की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 16 माइनस 1 15, 15 रूट में सारी चीजें निकल गई। सोल्व कर लेंगे। कोसेक थीटा तो 4 है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस रूट 15/4, और कोट थीटा क्या होता है मेरे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस इज रूट 15 और परपेंडिकुलर इज 1।
4 एलसीएम आ गया, 4 चौक 16, 4 प्लस 4 1 रूट 15 प्लस 4 रूट 15, 5 रूट 15। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल, टू डू अ सर्टेन वर्क एज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, एक काम को करने के लिए 40% ज्यादा एफिशिएंट है तो ए की एफिशिएंसी 5, 40% ज्यादा बी, सॉरी ए 40% ज्यादा एफिशिएंट है तो बी की एफिशिएंसी 5 और ए की एफिशिएंसी 7। जब बड़ा क्वेश्चन हो, अगर सोल्व कर रहे हो साथ के साथ लिखते चलो। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। साथ मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन में कर सकते हैं। साथ मिलकर काम करेंगे, एफिशिएंसी 12, दोनों की कंबाइंड टोटल काम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम 15। ये टोटल काम हो गया दोनों का। ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। ए ने काम की शुरुआत करी और 15 दिन के बाद छोड़ के चला गया। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 10 डेज। सी अलोन कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन, ये पूछा है। देखो टोटल वर्क कितना है, ठीक है, बेसिक से कर रहा हूं। ए ने क्या करा, 15 दिन काम करा, छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 12 इंटू में 15 माइनस ए की एफिशिएंसी है 7, 7 इंटू में 15, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो काम करा है बी और सी ने 10 दिन तक करा है, तो सी की एफिशिएंसी हमें नहीं दे रखी, तो सी मान ली, बी की एफिशिएंसी अपनी है 5 इंटू में 15, क्या यही हो जाए 10 दिन इंटू 10, ये हो जाएगा। यहां से सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। टोटल वर्क मुझे पता है इतना है, टोटल वर्क का 1/3 सी कितने टाइम में करेगा वो बताना है, सोल्व करके निकाल लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं ये 15 देखो दोनों जगह आ रहा है, मैं इसे अगर 5 से काटूं 2, ये 3 और ये 3 बन जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 12 में से 7 घटाऊंगा 5, 5 दिया 15, ये किसके बराबर, c प्लस 5 इंटू 2 मतलब 2c प्लस 10 के बराबर। c का मान निकालेंगे, 15 में से 10 घटाया तो 5, 5 भाग 2। टोटल काम है इतना, 12 इंटू में 15, इसका क्या करना है 1/3 करना है, किसे करना है, सी को करना है, कितने टाइम में करेगा तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ये मेरा आंसर आएगा। 3 से काटूंगा 4, 5 से काटूंगा 3 और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 दूनी 24, ये आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक से करा, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया इसमें, और दिमाग नहीं लगाओगे तब भी आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करना चाहें, जो कि प्रैक्टिस के साथ आपको चीजें दिखने लग जाती हैं, तो वो क्या दिखेंगी मैं वो बताता हूं। देखो ए की एफिशिएंसी 40% ज्यादा है बी से, तो मैंने लिख दिया ये है ए रेशियो बी 7:5। आगे कहता है कि दोनों साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में कर लेते हैं, तो इतना भी मुझे दिख गया, 12 इंटू 15 टोटल काम हो गया। ए ने 15 दिन तक काम करा, ठीक है, और छोड़ के चला गया। देखो ए और बी साथ मिलके 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ए ने क्या करा, 15 दिन तक काम करा, छोड़ के चला गया, तो ए ने तो अपना पूरा काम कर लिया, तो अब बचा कितना काम है मेरा, क्या आप कह सकते हैं सर बी का 15 दिन का ही तो काम बच गया। ए और बी साथ मिलकर 15 दिन में पूरा काम करते हैं, ए ने 15 दिन काम करा और चला गया छोड़ के, अकेले काम करा, तो बी का 15 दिन का काम बचा। ठीक है, कहते हैं फिर बी और सी मिलके बचे हुए काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बीच का जो 15 दिन का काम है बी और सी मिलके 10 दिन में करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो बी का 15 दिन का काम था 10 दिन बी ने कर लिया, तो बी का 5 दिन का काम बचा, और बी के 5 दिन को काम को करने में सी को कितना टाइम लग रहा है, आप कहेंगे सर सी को 10 दिन लग रहे हैं, तो बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं क्या हम, आप कहेंगे सर बी बाई सी मेरे पास कितना हो जाएगा, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा अपना 2:1। तो बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो सी 1 करता है, एक्चुअली में बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 2 रेशियो अगर 5 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा 2.5, तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी 2.5 आएगी। हमें बताना है कि सी अकेला 1/3 काम कितने में करेगा, तो टोटल काम है 12 इंटू में 15, इसका 1/3 निकालने के तो 1/3, और सी की एफिशिएंसी है 2.5, यहां से काटूंगा 5, यहां से काटूंगा 2, 12 दूनी 24, तो ये चीज भी देखी जा सकती है इस तरीके से, ज्यादा फर्क नहीं है। देखो टाइम फ्रेम में जब मैंने ज्यादा दिमाग लगाया कि मैंने कहा कि बी 15 दिन का कर लिया तो खाली ए ने 15 दिन कर लिया, तो बी का सिर्फ 15 दिन का बचा, और बचा वो बी का 15 दिन का काम भी बी और सी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी का 10 दिन का काम बी ने कर लिया, बी का 5 दिन का काम बचा जो सी को 10 दिन लगेंगे करने में। ठीक है, मैंने इतना सब सोच लिया और मैंने ये फिर इससे पता करा कि सी की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से आधी है। अगर सी की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से आधी है तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल काम था 12 इंटू में 15, बी को कितना टाइम लगता है 5 दिन, तो सी को इससे क्या लगेगा डबल टाइम लगेगा, एफिशिएंसी आधी है, तो ऐसे भी कर सकते हो। और टोटल काम का कितना करना है, पूरा तो करना नहीं, पूरा काम करने में इतना टाइम 1/3 काम करना है तो 1/3 टाइम लगेगा, तो ऐसे सोचा जा सकता है।
अगर इतना नहीं सोचना तो ये अपना बेसिक वर्जन हमेशा है। तो बेसिक से जाओ, अगर नए हो तो ज्यादा टेंशन मत लो इन चीजों की, बेसिक से जाओ, अपना आंसर निकालो, खत्म करो, ज्यादा टाइम में फर्क नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन में कहता है एक्स माइनस वाई 7/9 है, 1/x माइनस 1/y 10 1/2 है, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। सोल्व करेंगे, एक्स माइनस वाई दे रखा है अपना 7/9, हिडन ट्रायल से डायरेक्टली कोई वैल्यू मेरे दिमाग में तो आ नहीं रही जो मैं यूज कर पाऊँ, तो मैं सोल्व ही कर रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम लूंगा, एक्स वाई आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये y माइनस एक्स आएगा, यहाँ ये 10 1/2 है, 21/2। y x माइनस वाई 7/9 है, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -7/9, और ये एक्स वाई है। यहां से काटूंगा तो ये -3 आ जाएगा, -7 से काटा तो, और एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, 2 ये 2 इधर जाएगा 27, और ये माइनस का एक्स माइनस वाई मिल गया, एक्स वाई मिल गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बताना है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब -3xy, एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप एक्स माइनस वाई को बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई को बाहर कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर -3xy एक्स माइनस वाई होगा। एक्स माइनस वाई नथिंग बट 7/9, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 7/9 का होल स्क्वायर 49/81, और यहाँ पे -3 एक्स वाई की वैल्यू है -2/27, ये प्लस आता है एक्स माइनस वाई के फुल क्यूब में, तो ये आएगा, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई इज 7/9। डन, सोल्व करेंगे, देखो 3 से काटूंगा तो ये 9 × 9 81, 81 इधर है, कॉमन आ गया, 49 में से 14 को घटाऊंगा तो 35 बचेगा, 35 49 में से घटाऊंगा तो 14 घटाऊंगा 49 में 35 आएगा, 7 इंटू में 35 डिवाइडेड बाय ये 81 इंटू 9 729, तो यहाँ पे 729 किससे कटेगा, नहीं 729 एज इट इज रहेगा, 9 का कोई फैक्टर नहीं है, 5 का मल्टीपल है तो न्यूमरेटर जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, 4 ऑप्शन में एक ही 5 का मल्टीपल है, 455, यही आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, कहता है 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 2 है, थीटा 0 से 90 के बीच में, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है मेरे पास, थीटा अगर 0 से 90 हो तो चांसेस होते हैं किस पे सेटिस्फाई करे, 30 पे, 45 पे, 60, और यहाँ पे cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा 30 45 60 तीनों पे क्या होता है, रेशनल वैल्यू देता है, और अपना cos थीटा किस पे रेशनल वैल्यू देता है आपको, क्योंकि ये रेशनल वैल्यू, ये रेशनल वैल्यू, तो ये भी रेशनल होगा, तभी मेरे पास इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, रूट में नहीं होनी चाहिए कोई भी वैल्यू, तो cos 60 डिग्री पे रेशनल वैल्यू देता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ सकता है मेरा, रख के देख लो, तो 6 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2, क्या ये 2 आ रहा है, देखो 3/2 प्लस 1/2 डेट इज 4/2, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थीटा का मान 60 डिग्री होगा, थीटा 60 डिग्री मिल गया तो क्वेश्चन में कुछ ही रह गया। cos 60 की वैल्यू होती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसकी वैल्यू होती है √3 tan 60 की, √3 एलसीएम ले लिया, 3 + 1 4 + 2 6 2√3। अगला सवाल, फिर से हमारे पास ये डीआई का क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे। अगला सवाल है ये अपना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, A certain sum amounts to ₹14641 in 4 years at 10% per annum compound interest. When interest is compounded annually, what will be the amount on the same sum in 3 2/5 years at the same rate at simple interest? बहुत सरल सवाल, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने 4 साल के लिए ब्याज पे दिए 10% पर एनम की ब्याज दर से, चक्रवर्ती ब्याज पे, ब्याज सालाना चक्रवर्ती किया जा रहा है, 10% ब्याज दर है, मतलब अगर मेरे पास 10 रुपए ब्याज लगाऊंगा तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, अमाउंट एक साल के बाद कितना बनेगा, 10% बढ़ाओगे तो 10 का 10% 1, तो ये बन जाएगा 11, ये एक साल की बात करें। अगर 4 साल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर 4 कर देंगे तो मेरे पास ये 10 की पावर 4 10,000, 11 की पावर 4 14641। ठीक है, अब ये 14641 रेशियो तो 14641 के बराबर दे रखा है, तो 1 रेशियो 1 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 10,000 ही रहा होगा,
और जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है उन्होंने ये कोई स्टेप नहीं लिखा होगा, उन्होंने डायरेक्टली जैसे देखा 4 साल है 10% का रेट है, ये अमाउंट दे रखा है तो प्रिंसिपल उन्होंने लिख दिया होगा डायरेक्ट कि प्रिंसिपल 10,000 है। ठीक है, जिनकी स्पीड में जो लोग करते हैं उनका यही हाल। ठीक है, आगे कहता है हमें अमाउंट बताना है सेम सम पे क्या होगा 3/2/5 ईयर्स में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ब्याज की दर 10% है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। प्रिंसिपल 10,000, रेट है 10, टाइम है 5 3 15 और 2 17 भाग 5 और डिवाइडेड बाय, तो सी आई कितना मिलेगा अपना, 2 जीरो से 2 जीरो को यहाँ से काटूंगा 2, 3400, 3400। प्रिंसिपल इतना, इंटरेस्ट इतना, तो अमाउंट कितना 13400। दिस इज द आंसर। अगला सवाल कहता है दी मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 40% मोर देन हिज मंथली सेविंग। If his monthly saving income increases by 40% and monthly expenditure increases by 60%, then he saves 2070 more. What is his initial monthly expenditure? जो एक्सपेंस है एक पर्सन का वो 40% ज्यादा है उसकी सेविंग से, तो सेविंग रेशियो एक्सपेंस, सेविंग को अगर 5 मालूम 40% ज्यादा मतलब एक्सपेंस कितना हो गया 7, तो इनकम कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगी। ठीक है, सेविंग प्लस एक्सपेंस इक्वल्स टू इनकम। मंथली इनकम 40% से इंक्रीज कर रही है तो इसका 40% निकालना पड़ेगा ना मुझे, तो एक काम करता हूं, इसे 5 7 12 की जगह 50 70 और 120 मान लेता हूं। इनकम को हमने क्या करा, इंक्रीज करा 40% से, डेल्टा चेंज 40% कितना होगा इसका 12 इंटू चौक 48, इनकम बढ़ी 48 रुपए से। मंथली एक्सपेंस बढ़ा हमारा 60% से, तो मैं यहाँ पे इसका 60% निकालूंगा तो मेरे पास 7 6 42 हो जाएगा, 42 रुपए से मेरा एक्सपेंस बढ़ा। इनकम 48 बढ़ी है, एक्सपेंस 42 से बढ़ा है, तो आप बताओ सेविंग में क्या चेंज आएगा। 48 में से 42 को घटाऊंगा 6, क्या मेरी जो सेविंग इंक्रीज हुई होगी वो 6 रुपए से हुई होगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में वो कहता है कि अगर इस तरह से चीजें चलती है तो वो 2070 रुपीज ज्यादा सेव कर पाता है। ठीक है, तो मतलब 6 रेशियो कितना ज्यादा सेव कर पा रहा है, पहले के कंपैरिजन में पहले 50 सेव कर रहा था तो अब 6 रेशियो ज्यादा सेव कर पा रहा है। तो 6 रेशियो मेरा किसके बराबर दे रखा है, ये 2070 के बराबर दे रखा है। हमें बताना है इनिशियल मंथली एक्सपेंस कितना है, इनिशियल मंथली एक्सपेंस तो 70 रेशियो है, तो 70 की वैल्यू बताने की क्या होगी, क्या आएगा 2070 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 70, सोल्व कर लेंगे, दिया जाएगा 18 27 4 5 इंटू में 70। अब देखो यहाँ पे इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछता तो चांसेस ये होते हैं कि मेरा 7 का मल्टीपल होता है, 4 ऑप्शन में 7 का मल्टीपल चेक करना भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है, 2 ऑप्शन 7 का मल्टीपल मिल जाए तो हमने पूरा ही कराई। और अगर मैं सोल्व कर लेता हूँ ये वाली वैल्यू 0 आएगी, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 24150, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन ठीक है, तो यही है, ये वाली शिफ्ट मैंने काफी चीजें बेसिक से भी बताई थी, आगे जो प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। 2 डीआई के क्वेश्चन छोड़े थे पहले, वो देख लेते। एक अपन ने ये वाला डीआई का क्वेश्चन देखा था, छोड़ा था, थोड़ा बड़ा सा लग रहा था। देखो जब क्वेश्चन ही पढ़ने में बड़ा लग रहा था तो सोल्व साथ में करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन में कहता है द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स PQRSNT इन 2020। ठीक है, इस पाई चार्ट में स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है जो एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर हुए अलग अलग इंस्टीट्यूट से, PQRST से, तो डिग्री वाइज दे रखा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं वो 3000 हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अगर डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो सेंटर पे एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 3000, ये मुझे डेटा दिख गया। आगे कहता है द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट QSNT exceeds the number of students who appeared from institute R by X, the value of X lies between। ठीक है, जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए QS और T से, कहाँ है अपना QS और T, अगर इनका एवरेज निकालेंगे देखो 86.4 है, इसमें 82 पॉइंट अगर 8 मिलाऊंगा तो 87.2 169.2 और उसमें 54 जोड़ा तो 173.2 223.2।
क्या इतना आ गया, और एवरेज निकालूंगा तो डिवाइडेड बाई 3 इतने डिग्री आएगा। ये मेरे पास आएगा 7 जा 4.4, 74.4 डिग्री इनका एवरेज आ रहा है इन तीन का। ये क्या है, ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए इंस्टीट्यूट आर से। इंस्टीट्यूट आर से कितने लोग अपीयर हुए हैं, 72%, तो 72 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री इसमें घटाया तो बचा 2.4 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारे पास x का मान आया ना, ये 2.4 डिग्री आ गया। हमें बताना x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। 2.4 डिग्री का मेजर क्या होगा, 360 डिग्री अपना 3000 के बराबर है, ठीक है। 2.4 डिग्री निकालना, आपका यही पहले 0 से 0 काट दिया, डन है। अगर मैं इसे 15 से डिवाइड कर दूं तो 2.4 आएगा या नहीं आएगा। अगर 15 से भी नहीं दिख रहा तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि 3 से काट दिया मैंने इसे, तो ये मेरे पास 12 आएगा। 12 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 3 से काटा तो 100 के बराबर, ठीक है। अब मैं 24 डिग्री निकाल लूँ, 24 डिग्री किसके बराबर आएगा, 200 के बराबर आएगा। 2.4 डिग्री किसके बराबर आएगा, फिर आप कहेंगे सर 20 के बराबर आएगा। तो 20 किस रेंज में पड़ रहा है इन चारों में, इसमें पड़ रहा है 18 to 22। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो x की वैल्यू है वो 18 से 22 के बीच में पड़ेगी, ये आंसर आएगा। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है, इस ग्राफ को अच्छे से पढ़ो और ऑब्जर्व करो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दे रखे हैं कंट्री ABC के फ्रॉम 2015 टू 2019, ठीक है। इंपोर्ट अपना ये है और एक्सपोर्ट अपना ये है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट ब्लू से दे रखा है और एक्सपोर्ट अपना ऑरेंज से दे रखा है, ठीक है। कितने सालों को, 15 से लेकर 2019 तक का दे रखा है। द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री ABC इन 2015, 2017 एंड 18। ABC कंपनी का जो एवरेज एक्सपोर्ट है 2015, 17 और 18 में आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम 2015 टू 2018, ठीक है। तो पहले तो हम एवरेज एक्सपोर्ट निकाल लेंगे 2015, 17 और 18 का। 180 एक्सपोर्ट निकालना है तो 150 है, यहाँ पे 240 है। अगर एवरेज एक्सपोर्ट निकाल लो 2015, 2017 और 2018, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाले वर्ड होते हैं, कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ क्या लेना है। तो 280, 200, 480, 630 एवरेज निकालना है तो 630 भाग 3 करेंगे। ये कितने परसेंट है टोटल इंपोर्ट 2015 टू 2018, तो 2015 से 18 तक का अगर करेंगे 180, 200, 380 हो गया, इसमें ये जोड़ा 630 हो गया, और अगर इसमें 320 और जोड़ दिया 950 हो गया। ये कितने परसेंट है ये बताना है। तो ये 210 होगा, 0 से 0 कट जाएगी। 21/95 इंटू में 100 है, 5 से काट दूंगा 19 आएगा, ये 20 आएगा। 420 भाग 19 आएगा, कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स 38 आया, 40 आया, फिर 2 टाइम्स 22.2, 40, 38, 20 बचा फर्म 22.1%। दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप दिस सेशन इज यूजफुल टू। कुछ चीजें समझ आई होंगी आपको। मैंने ये बताया कि जो स्पीड में बच्चे करते हैं वो कैसे करते हैं। मैंने बेसिक अप्रोच बताई, जहाँ कोई दूसरी अप्रोच लग रही थी क्वेश्चन को सोल्व करने की वो भी बताई, इसलिए लंबा सेशन खींच गया। करने को अगर मैं एक ही अप्रोच से करता क्वेश्चन सेशन को 35-40 मिनट में निपटाया जा सकता था, बट टारगेट यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख के जाएँ और आपको पता चले एग्जाम में करना कैसे है इन सवालों को। अगर आप पूरी तैयारी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की करना चाहते हैं, ठीक है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए CHSL 2021, SSC CGL 2021 Tier 2 या फिर SSC MTS एग्जामिनेशन, तो RB एप्लीकेशन से पूरी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सारी की सारी मिलेंगी और जिनकी PDFs आपको साथ के साथ अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ जो PDF कोर्स है हमारा, जिसमें टॉपिक वाइज PDF लेटेस्ट एग्जाम्स की हम SSC प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेस 9 की भी GK इंग्लिश और रीजनिंग की टॉपिक वाइज PDF अपलोड कर दी गई है, तो वो सारी आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इस कोर्स के साथ, मैथ्स के कोर्स के साथ, अदरवाइज PDFs का अलग से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।